Hello, good morning, students. So today we are going to discuss here C language basic questions. So let's start. तो गाइज आज हम सी लैंग्वेज के जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। देख चलो, ये हमारी फर्स्ट क्लास है सी लैंग्वेज की। तो इसके अंदर हम 15 क्वेश्चंस इसके अंदर सॉल्व करेंगे और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सी भाषा की खोज किसने की है? ओके, सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डेनिस रिची एंड जेम्स ए गॉसलिंग, ए एफ कर्ड। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पर है डेनिस रिची। ओके, नाउ नाउ सेकंड क्वेश्चन, सी प्रोग्राम किस की मदद से मशीनी भाषा में बदला जाता है? एडिटर की हेल्प से, कंपाइलर की मदद से, असेंबलर की मदद से या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि कहने का मतलब जो सी प्रोग्राम होता है उसको हम मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं तो किसकी मदद से कन्वर्ट किया जाता है? तो हियर राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका बच्चों? राइट ऑप्शन रहेगा कंपाइलर की हेल्प से। किसकी मदद से? कंपाइलर की मदद से। क्योंकि क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो ओनली क्या समझता है यहाँ पे? कंप्यूटर बाइनरी कोड को समझता है, हमेशा 0 1 की भाषा को समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज को। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर की नीड होती है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, एक सी वेरिएबल किससे शुरू नहीं हो सकता है? अल्फ़ाबेट से, नंबर से, स्पेशल सिंबल से, अदर देन अंडरस्कोर। तो स्टूडेंट्स क्या है कि जैसा कि हमने पढ़ा है कि सी लैंग्वेज जो होती है उसमें क्या होते हैं, कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए जाते हैं और जो वेरिएबल का जो नेम होता है वो कभी भी एक क्या एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है? क्या एक नंबर से स्टार्ट हो सकता है? नो, नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। स्पेशल सिंबल एंड अदर देन अंडरस्कोर, क्या हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली वी कैन स्टार्ट द वेरिएबल नेम विद अंडरस्कोर। क्या हम एक अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग कर सकते हैं? तो स्टूडेंट जो वेरिएबल जो होता है वो एक अल्फ़ाबेट से कभी भी शुरू नहीं हो सकता है, एक नंबर से भी कभी भी एक वेरिएबल की स्टार्टिंग नहीं होती है। तो इनमें से यहाँ पर क्या राइट रहेगा देखते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, दोनों ए एंड बी। ओके स्टूडेंट, नाउ ना क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से फोर लूप कितनी बार चलता है? यानी कि जो फोर लूप होता है वो कितने टाइम चल सकता है, इसके कहने का मतलब है। तो हाउ मेनी टाइम्स ए फोर लूप कैन बी रन एट ए टाइम? कितनी बार? 0 टाइम्स, इन्फाइनाइट टाइम्स, या 1 टाइम, या फिर ऑप्शन डी 10 टाइम। तो इसमें से स्टूडेंट्स जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा इन्फाइनाइट टाइम्स रहेगा, क्योंकि जो भी फोर लूप जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इन्फाइनाइट टाइम्स ही रन कर सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा लूप होता है? अब इसने पूछा है, देखो बच्चों, जो स्टूडेंट्स टू टाइप के, एक तो एग्जिट कंट्रोल लूप होते हैं, एक एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। तो एंट्री कंट्रोल जो लूप होता है वो कौन से होते हैं? एंट्री कंट्रोल जो लूप होता है फोर लूप होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? फोर लूप रहेगा, डू डू लूप रहेगा, या फिर वाइल लूप होगा, या फिर नेस्टेड लूप होगा। डू लूप तो कोई भी नहीं होता, डू वाइल लूप हो सकता है। डू वाइल लूप होता है, एक वाइल लूप होता है, फोर लूप होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सही रहेगा आपके अकॉर्डिंग बच्चों? यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो होगा फोर लूप। ओके,
जो फोर लूप जो होता है उसे हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल है जिसका उपयोग वेरिएबल को डैश 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 स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो पॉइंटर हम पढ़ चुके हैं, जैसे सी लैंग्वेज जो होता है उसमें जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर एक एड्रेस को होल्ड करने के लिए काम में आता है। ओके, और पॉइंटर को जब भी हम डिक्लेयर करना हो, कभी भी जब भी हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, तो जैसे हम एंट स्टार पी, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि पी एक टाइप का, पी एक पॉइंटर का नेम है जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। ओके, और जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू का कंटेन करेगा। तो जो पॉइंटर जो होता है, पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल मान लो इंटीजर जे नाम से, इंटीजर जे नाम का वेरिएबल है, ये डिक्लेयर कर दिया हमने यहाँ पे। और एक एक यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे ये पॉइंटर दे रखा है यहाँ पे इंटीजर स्टार पी नाम से। तो अब यहाँ पर जो जे नाम का वेरिएबल है, जे विल कंटेन द एड्रेस ऑफ ओके पी, सॉरी, जो पॉइंटर वेरिएबल जो कंटेन करेगा यहाँ पे, पॉइंटर p इक्वल टू कंटेन द एड्रेस ऑफ जे वेरिएबल। ओके, यहाँ पर क्या कंटेन करेगा, जो पॉइंटर p है वो जो जे वेरिएबल है उसका एड्रेस होल्ड करेगा यहाँ पे। तो इसका एड्रेस को सेंड किया है। अब जो एड्रेस होगा उस पर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी, तो उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टार ऑपरेटर का। ओके, और ये बेसिक डिक्लेरेशन होता है, ये किसी फंड को डिक्लेयर करने का, इंटीजर स्टार पी, इसके ज़रिए हम डिक्लेयर करते हैं। ओके, नाउ तो इसमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा, करेक्ट जो आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, एड्रेस, तो पॉइंटर किसको होल्ड करने के लिए काम आता है, एक एड्रेस को होल्ड। पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल है जिसका उपयोग वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम कर सकते हैं। ओके, so option D is here correct answer. Okay, now next question is, निम्नलिखित में से, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए किस साइन का उपयोग करते हैं हम, परसेंटेज या फिर एस्ट्रिक साइन या एड्रेस या फिर कैरेट सिंबल का, किसका यूज़ कराया जाता है। तो यहाँ पर पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस साइन का यूज़ करते हैं हम वो है स्टार। जैसे कि कोई भी पॉइंटर डिक्लेयर करना है मुझे, तो यहाँ पे जैसे पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, जैसे इंट पी स्टार पी, ये पी एक टाइप का पॉइंटर है। और जैसे कि पॉइंटर डिक्लेयर बॉयड स्टार, ये ओके, बॉयड टाइप का एक ये बॉयड, ये क्या है, पॉइंटर का एक तरीके से डिक्लेयर करने का तरीका होता है। ओके, सो यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम, जो साइन यूज़ करेंगे हम यहाँ पर स्टार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पॉइंटर है, पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल जो कि, ऑप्शन ए वेरिएबल जो कि इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, नो इट्स नॉट करेक्ट। वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल को स्टोर करता है, राइट, यस इट इज़ राइट। कीवर्ड है जिसका प्रयोग वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, नो। डी, उपरोक्त कोई भी नहीं, तो डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो वेरिएबल होता है एक तरीके का जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के काम में आता है। ओके, सो गाइस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से
कौन सा ऑपरेटर है, मतलब ये जो ऑपरेटर दिख रखा है, एड्रेस जो ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब इस वैसे तो क्लियर है बिल्कुल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका नेम जो है इसे हम बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। व्हाट वी कॉल इट इज, वी कॉल इट इज एन एड्रेस ऑपरेटर। ओके, सो ऑप्शन हियर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक एल्गोरिथम का ग्राफिकल और डायग्राम के रूप में प्रस्तुतिकरण कहलाता है। ऑप्शन ए या डायग्राम, फ्लो चार्ट, या दोनों, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी एक एल्गोरिथम तो हमने पहले, जब एल्गोरिथम जो होती है, इट्स ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शॉर्ट सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। किसी भी प्रोग्राम का जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम उसे एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे फ्लो चार्ट, ग्राफिकल और डायग्राम के प्रस्तुतिकरण करना क्या कहलाता है, एक फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट के जरिए हम किसी भी एल्गोरिथम को हम ग्राफिकल वे में और डायग्राम के जरिए हम उसको दर्शा सकते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन हेयर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन, उसे क्या कहा जाता है जिसमें किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। यानी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप लिखने का जो तरीका होता है उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं हम एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। ओके, तो फ्लो चार्ट में तो फ्लो चार्ट तो क्या होता है, एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ओके, बट ओके, तो उसे क्या कहा जाता है जिसमें किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, तो उसे एल्गोरिथम कहेंगे, या फिर फ्लो चार्ट, डीबगिंग, या फंक्शंस। ओके, सो स्टूडेंट, जब भी हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर कोई भी मेन फंक्शन होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ द क्या होते हैं, टोकन्स में डिवाइड होता है कि नहीं होता। कोई भी प्रोग्राम होता है टोकन्स में, कीवर्ड्स में, इस फॉर्म में डिवाइड होता है। और किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग फेजेस उसके अंदर दी हुई होती हैं। सबसे पहले जो भी सी प्रोग्राम्स होता है, जब भी कंपाइल करते हैं तो उसको टोकन्स में डिवाइड किया जाता है कि जो भी सोर्स कोड होता है, तो उससे हम उस सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखना क्या कहलाता है, एक फंक्शन। तो इसमें से स्टूडेंट्स जो राइट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा फंक्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, निम्न में से किस ऑपरेटर का प्रयोग ऑपरेंड्स की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ऑपरेंड्स किसे, फर्स्ट थिंग इज कि ऑपरेंड्स किसे बोला जाता है, जैसे दो वैल्यू दे दी हमारे ए एंड वी। अब दो वैल्यू जैसे ए, ओके स्टूडेंट, जैसे टू वैल्यूज हैं, जैसे ए प्लस वी, हेयर ए और बी जो होंगे यहाँ पर क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड्स कहलाएंगे। और प्लस क्या कहलाएगा यहाँ पर, ऑपरेटर कहलाएगा। और जैसे सपोज एस इक्वल टू, इसको इसको हमें, इनके सम को हमें एक वेरिएबल है एस के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो हमें ये बताना है हमें। ओके बच्चों, तो हमें यहाँ पर जैसे कि निम्न में किस ऑपरेटर का, ऑपरेंड्स की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, या फिर एरिथमेटिक ऑपरेटर, या बिटवाइज ऑपरेटर। इनमें से तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा, जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स, रिलेशनल ऑपरेटर, उसे क्या कहेंगे हम, रिलेशनल ऑपरेटर। अब सी लैंग्वेज में जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमने इस लैंग्वेज में जैसे डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, इसका यूज़ हम कंपेयर करने के लिए करते हैं। ये जो ऑपरेटर है दो वैल्यूज़ के बीच में कंपेयर कराता है, यहाँ से हमें या तो वैल्यू ट्रू आएगी या फिर फॉल्स आएगी। इफ़ कंडीशन के अंदर यदि डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, ए डबल इक्वल टू बी, और ए एंड बी की वैल्यू ऊपर डिक्लेयर की गई हुई
ये मेन फंक्शन प्रोग्राम के अंदर। तो इस केस में क्या होगा, या तो वैल्यू ट्रू आएगी, यदि दोनों वैल्यू बराबर हैं, दोनों इक्वल वेरिएबल हैं, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ से वैल्यू ट्रू आएगी। और यदि यदि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, कुछ ना मतलब कोई इक्वल नहीं है, तो इन दैट केस फॉल्स रिटर्न वैल्यू होगी यहाँ से। ओके, तो ये एक रेशनलाइजेशन ऑपरेटर होता है, जैसे कि नॉट इक्वल टू भी नॉट इक्वल टू होता है, ये भी एक नॉट इक्वल टू एक सॉरी नॉट इक्वल टू इधर, ये नॉट इक्वल टू भी एक किस तरीके से रिलेशन ऑपरेट होता है, जैसे लेस देन इक्वल टू, या फिर एक हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, कैरेक्टर वेरिएबल का साइज कितना होता है। ओके, ये तो हम बहुत सी बार पढ़ चुके हैं सी लैंग्वेज में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जो डेटा टाइप्स होते हैं उनकी साइज़ के बारे में पूछ रहा है। सो करेक्टर वेरिएबल जो होता है हमेशा सी लैंग्वेज के अंदर होता है, वो होता है 1 बाइट का। ओके, सो 1 बाइट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 1 बाइट इक्वल टू, जैसा कि 1 बाइट इक्वल टू कितने का होता है, 8 बिट के इक्वल होता है। ओके, अब हमसे पूछे कि कोई इंटीजर है वो कितने बाइट का होता है, तो हम 2 बाइट का हो सकता है। कितने का हो सकता है, 2 बाइट का। और 4 बाइट का, 2 बाइट और 4 बाइट, 2 बाइट का। अब 4 बाइट का ये अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि हम कितने बिट का कंपाइलर यूज़ करते हैं। ओके, 32 बिट का कंपाइलर है, 64 बिट का है, कितने बिट का, 16 बिट का कंपाइलर है, कितने बिट का कंपाइलर यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करती है वैल्यू जो इंटीजर डेटा टाइप है। बट कैरेक्टर जो वेरिएबल होता है उसकी जो साइज़ होती है वो हमेशा 1 बाइट होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है प्रोग्राम को क्विट करने के लिए, प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए, अगले इटरेशन में जाने के लिए, करंट इटरेशन को क्विट करने के लिए। ओके, प्रोग्राम को क्विट करने के लिए नो, प्रोग्राम को तो क्विट थोड़ी ना करना हमें, प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए, कंटिन्यू के लिए तो कंटिन्यू को यूज़ करते हैं, बट अपने इटरेशन में जाने के लिए तो हमें इसमें जो ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। करंट इटरेशन को क्विट करना है, जो कोई इटरेशन दे रखी है तो वहाँ से हमें यदि इटरेशन को क्विट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट्स। जैसे कि हम देखा स्विच स्टेटमेंट्स में, स्विच के केस में स्विच जो होता है उसमें क्या होता है, कोई भी वेरिएबल पास करते हैं, जैसे स्विच, और उसके अंदर एन पास कर दिया, नंबर ऑफ वहाँ पे केसेस बने होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, 5 अप टू एन, और हर एक केस के बाद में एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है। तो वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ इटरेशंस होते हैं, उनको क्विट करना है और क्विट करना है। यदि वो मैच नहीं करती है वो वैल्यूज़ के साथ में तो वहाँ से क्विट हो जाएगा, और जो मैच कर जाती है उसके बाद वो वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, किसी एक फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। ओके, किसी भी एक फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में कॉलिंग फंक्शन में कॉलिंग फंक्शन के अंदर कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो वेरी 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 सिंपल, जिससे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं कि नहीं करते अपन, रिटर्न वैल्यू रिटर्न करते हैं नहीं करते हैं, तो रिटर्न कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेशन है ये 15 क्वेश्चंस का यहीं पर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।